नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज़ चैनल पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसे विषय के लिए आपकी चर्चा करेंगे आपके सामने जो आप लोगों के लिए भी उत्सुकता का विषय है। प्रधानमंत्री ने अभी ब्रिक्स के सम्मेलन से लौटते हुए एक और राष्ट्र की यात्रा की, एक दिवसीय यात्रा ग्रीस की। जी हाँ, ये वही ग्रीस है जहाँ पर एथेंस है और ग्रीस का जो नाता है वो सबसे पुरानी सभ्यता में जाना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया की 3 सभ्यताओं में मेसोपोटामिया सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता जिसको यूनान सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरी जो है तीसरी सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जब ग्रीस की यात्रा पर गए तो इसके बहुत आयाम आते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि भारत में ये ग्रीस में भारत के प्रधानमंत्री का 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की धरती पर गया है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत की 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। उसी समय से ग्रीस से हमारे कई ऐसे रणनीतिक साझेदारी हुई थी जिसको लेकर के भारत आज भी आश्वस्त है। ग्रीस कुल मिलाकर के हमारा बहुत बड़ा समर्थक देश है। आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ और देश में संविधान लागू हुआ 1950 में, तो ग्रीस वो पहला राष्ट्र था जिसने सबसे पहले भारत में दूतावास खोले और हमने 1980 में ग्रीस में अपने दूतावास डाले। यानी आप सोच सकते हैं कि ग्रीस का भारत के प्रति कितना लगाव रहा होगा। आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा। जो सिकंदर आया था वह इस ग्रीस की धरती से ही आया था और आने के बाद सेल्यूकस जो उसका सेनापति था, उसकी बेटी से शादी करने का काम भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको बता दें कि ग्रीस एक बहुत ही समृद्धशाली ज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब आप सोचते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के एक दिवसीय यात्रा में ग्रीस की यात्रा को आप एक दिवसीय यात्रा में क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर हम विवेचना करेंगे। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब ग्रीस पर यात्रा की गई उससे पहले 2020 से ही वहां पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो लगातार 2 सालों से इसकी एक पृष्ठभूमि बना रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। आपको बताएं 2020 में एस जयशंकर जी जब वहां गए 21 में, तो उन्होंने 21 में जाकर के वहां पर हमारे देश के बड़े सम्मानीय महात्मा गांधी जी के चित्र का अनावरण किया था और उसी समय उन्होंने कई बातों पर ग्रीस के लोगों से बातचीत की थी और ग्रीस की सरकार ने उस पर सहमति जताई थी। वहां पर एक सबसे बड़ा विषय था सामरिक क्षेत्र में काम करना, दूसरा था सौर ऊर्जा पे काम करना, कृषि पे काम करना, रक्षा पे काम करना, ऐसे बहुत सी चीजें थी। आपको यह भी बता दूं, ग्रीस जो है वो यूरोप का गेट कहा जाता है। ग्रीस के अगल बगल अजरबैजान, अर्मेनिया, इसके अलावा तुर्की, और हम ये बात आपको बता दें कि सूडान भी उसके बगल में ही पाया जाता है, इटली भी। उसको लेकर के जब अभी आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ग्रीस के अगल बगल जितने देश हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। आपको बताएं इटली हो, अर्मेनिया को हथियार बेचने का भी कॉन्टेक्ट भारत ने कर लिया है। और उसके बगल में अजरबैजान है, उसको वहां पर अजरबैजान का समर्थन चीन करता है, तुर्की करता है और पाकिस्तान करता है। वहीं पर अर्मेनिया का समर्थन रशिया करता है। आपको बताएं कि भारत ने अर्मेनिया को हथियार देने की बात पर भी समझौता हो गया है। और इस जहां तक बात रही ग्रीस की, तो ग्रीस एक मिड पॉइंट पे है जो भूमध्य सागर का एक बहुत बड़ा केंद्र है और हमारी जो नौसेना है वो लगभग उन पोतों पर जाती है। साझेदारी के तहत हमारी सेना वहां पर आए दिन कभी कभी अपने पोतों को विराम भी देती है। इस मोदी यात्रा के बाद हम कई चीजों पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसमें एक नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है कि भारत की सरकार स्किल्ड अरेंजमेंट कराएगी, अर्थात स्किल्ड लोगों को ग्रीस भेजा जाएगा और वहां पर जो उनकी चीजें हैं वहां पर लोगों को काम मिलेगा और भारत उनका पूरा सहयोग लेगा, जिसमें हवाई अड्डे हुए, बंदरगाह हुए और लॉजिस्टिक हुए। यानी भारत पूरे यूरोप में ग्रीस के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक चेन को मजबूत करेगा, अपने सामरिक चेन को भी मजबूत करेगा। अभी भारत ने उनसे रणनीतिक साझेदार के रूप में हस्ताक्षर किया है, सौर गठबंधन भी किया है। ऊर्जा के क्षेत्र से लेकर के सामरिक क्षेत्र में भारत काफी हद तक बहुत आगे जाएगा। आपको बता दें कि जो ग्रीस है वह नेटो का सदस्य है, यानी अमेरिका जो यूरोपियन कंट्रीज ने नेटो बनाया है उसका यह सदस्य है और सदस्य होने के नाते वहां पहले से ही राफेल और F-16 विमान अवेलेबल है। भारत इस सारी चीजों का भी लाभ उठा सकता है। आपको बता दें कि जब जब तुर्की और चाइना ने हमें डिस्टर्ब किया, ये तुर्की जो है
उसने पहले भी चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के समर्थन में खड़ा रहा है। आपको बता दें कि जब 370 हटा तो सबसे पहले विरोध करने वालों में ये टर्की ही था। उसके बाद इसने कई देशों का गोल बनाना प्रारंभ किया, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के साथ इनके साथ दूसरा कोई नहीं आ पाया। आपको बता दें इस गठबंधन के बाद भारत सामरिक रूप से इतना सक्षम हो जाएगा जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने पर उन्हें जबरदस्त स्वागत किया गया। एक तरफ जहां चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद जो भारतीय नागरिक अप्रवासी भारतीय वहां थे वो भी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। जो उत्साह दिख रहा था प्रधानमंत्री के स्वागत का वह देखते ही बनता था। आपसे बताएं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्वीकार किया कि ग्रीस और भारत की सभ्यता दोनों बहुत मजबूत सभ्यता है। और आपको बता दें कि भारत पूर्व में भी लोकतांत्रिक देश था, आज भी लोकतंत्र है भारत में। एथेंस नव उदित लोकतांत्रिक देश है। आपने एरिस्टो, प्लेटो और ऐसे बहुत से विद्वानों का नाम सुना होगा जो इसी नगरी से निकले हैं। खास तौर पर जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा हुई है उससे एक बहुत बड़ा संदेश ये गया है कि चाइना और टर्की बहुत विचलित हो चुके हैं। क्योंकि ग्रीस की हमारी साझेदारी जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर में जो चीन की दबंगई चलती है और टर्की को समर्थन देता है उस पर लगाम लगेगा। एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार होगा और मोदी इस प्रकार के गठबंधन बनाने के माहिर माने गए हैं। आपसे बताएं इटली और साइप्रस से भी नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं जो कि ग्रीस के काफी करीब हैं। और इस स्थिति के साथ साथ आपको बता दें कि जब सूडान में वहां पर जबरदस्त आग लगी थी और टर्की में भी काफी दिक्कतें थी, उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत मदद की थी इन देशों की। वहां पर उन्होंने जहां पर एनडीआरएफ की टीम भेजी और डॉक्टरों की भी टीम भेजी, उसके बावजूद टर्की ने 370 के मुद्दे पर भारत का खुलकर विरोध किया। सुरक्षा परिषद में जाने को लेकर भी खुलकर विरोध किया। आपको बताएं ग्रीस से हमारे संबंध कितने अच्छे हैं इसका प्रमाण इससे मिलता है कि बार बार ग्रीस सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में खड़ा रहता है। चाहे वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात हो और या भारत किसी भी मुद्दे पर जब भी संयुक्त राष्ट्र में कोई अपना प्रस्ताव रखता है तो ग्रीस हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। ग्रीस के साथ जो हमारी साझेदारी हुई है वो यूरोप में भारतीय व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा द्वार खुलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं। लगातार G20 की यहाँ अलग अलग तरह से बैठकें चल रही हैं जिसमें G20 के विदेश मंत्रियों ने और व्यापार मंत्री खासतौर पर जो वाणिज्य मंत्री थे उन लोगों ने यह तय किया है कि भारत के जो MSME सेक्टर हैं उनको भी हम अपने दरवाजे खोलेंगे और सरल प्रक्रिया सरल करेंगे, उन्हें मार्केट की सूचना उपलब्ध कराएंगे, उन्हें वित्तीय रूप में जो सुविधा देनी चाहिए वो देंगे, साथ ही उन्हें जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब ये सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी तो उसमें ग्रीस का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रीस यूरोप में घुसने का द्वार है। भूमध्य सागर से लगभग लॉजिस्टिक जो है वो एयर से ना जाकर के हम जल पोतों के माध्यम से हम चीजों को पहुंचाने का काम करते हैं। ग्रीस की उपलब्धि जो है वो और भी तगड़ी है। आपको बना दें फिनिक्स फाइनेंशियल करके भारत का एक पत्र है, वेब पोर्टल है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा पर बहुत कुछ बोलता है। वह यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। आपको बता दें तुर्की और ग्रीस की नहीं पटती है, तुर्की चाइना की नहीं पटती है। अक्सर जो एक गठबंधन बना है अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना का, उसको लेकर के एक बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी ने ग्रीस में जाकर के दिया है। बहुत सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया, जिस प्रकार उसका स्वागत हुआ वह भी इन देशों को अखर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन चीजों पर समझौता किया है, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर हो और सबसे बड़ी चीज रक्षा के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उसको लेकर के बहुत दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने पर आखिर चाइना और टर्की को क्या प्रॉब्लम है। मैं बताना चाहूंगा कि आर्मेनिया जिसको भारत सरकार हथियार देने की पेशकश कर चुका है, उनके बीच अनुबंधन हो रहा है। वह दिक्कत इसलिए है क्योंकि अजरबैजान का समर्थन टर्की कर रहा है और चाइना कर रहे हैं। वहीं पर भारत रशिया से संबंधित आर्मेनिया को हथियार देने की बात कर रहा है। इस यात्रा में इसको अंतिम रूप देने का काम किया गया। यह भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार ब्रिक्स में छाए रहे, पूरे दुनिया के ग्लोबल न्यूज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत और भारतीय वैज्ञानिक छाए रहे, वह कहीं ना कहीं शी जिनपिंग, टर्की इन लोगों को खला है।
खास तौर पर अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी यात्रा भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है, खासतौर यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री करने के लिए। और वहीं पर आप देखेंगे कि भारत ने अपने व्यापार को लेकर के, ये जो ग्रीस की यात्रा थी वह भारत के व्यापार और निवेश इन दोनों में काम करेगा। जैसे बंदरगाहों को लेकर के, लॉजिस्टिक को लेकर के, एयरपोर्ट को लेकर के अब बहुत से निवेशक भारत की तरफ रुख करेंगे, चूंकि ग्रीस से हमारी जो रणनीतिक साझेदारी हुई है उसका लाभ हर कोई लेना चाहेगा। अब भारत में निवेश भी और बढ़ेगा और भारत यूरोपियन कंट्रीज तक जाने के लिए जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वह भी खत्म होंगी। मुझे लगता है कि हमारे द्वारा जो ये प्रस्तुत किया गया विषय था ग्रीस और भारत यात्रा, मोदी की भारत यात्रा, ये आपको पसंद आई होगी। ठीक इसी प्रकार के और भी विषय हम आपके सामने रखते रहेंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज़। धन्यवाद।